हेलो एंड वेलकम बैक टू लॉ 1215। हम क्रिमिनल ट्रायल से रिलेटेड स्टेजेस को समझ रहे हैं। अभी तक हमने इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले दो वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो के पहले उनको नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिए। एक इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। देखिए, सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन विल टेक प्लेस, उसके बाद एफआईआर के स्टेज आएगा, देन अरेस्ट, अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमने पढ़ा था इंटरिम बेल के बारे में, राइट। फिर इन्वेस्टिगेशन का लास्ट स्टेज जो आता है चार्जशीट, चार्जशीट मजिस्ट्रेट को सबमिट हो जाती है। उसके बाद हमने ट्रायल का स्टेज समझा। ट्रायल के स्टेज में ही हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट समझी कि लोअर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितने क्रिमिनल कोर्ट्स आते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रिलिमिनरी हियरिंग कैसे होती है, उसमें प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस कैसे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि डिस्चार्ज का स्टेज कौन सा होता है, डिस्चार्ज का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। डिस्चार्ज अगर नहीं होता है तो हमने फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को भी समझा। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद हमने जाना कि अक्यूज्ड कब गिल्टी प्ली कर सकता है, कब अक्यूज गिल्टी प्ली नहीं करेगा तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, गिल्टी प्ली करने के क्या कंसिक्वेंसेज हैं, हमने ये सारी चीज़ें भी देख ली हैं। अगर अक्यूज गिल्टी प्ली नहीं करता है तो हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस विल टेक प्लेस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद हमने डिफेंस को भी देखा कि डिफेंस को भी मौका दिया जाएगा, डिफेंस अपने एविडेंसेस शो करेंगे, उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद अक्विटल या कन्विक्शन किया जाएगा। उसके बाद लास्ट स्टेज जो आता है जजमेंट का, जिसमें हमने देखा कि फाइनल आर्ग्यूमेंट के होने के बाद 30 दिन और मैक्स टू मैक्स 45 डेज में जजमेंट आ जाना चाहिए। तो हम सभी को लगता है कि यहाँ पे स्टेज खत्म हो जाता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद पोस्ट ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट होता है, पोस्ट ट्रायल का स्टेज आता है, तो उसे हम डिटेल में आज समझेंगे। देखो, जजमेंट जब एक कोर्ट दे देता है, एक कोर्ट अपना जजमेंट जब प्रोनाउंस कर देता है, उसके बाद जो हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं वो एक डेट सेट करते हैं फॉर सेंटेंस प्रोनाउंसमेंट। इसे जनरली सेंटेंस बार्गेनिंग की स्टेज भी बोलते हैं। सपोज करिए आज के दिन जजमेंट आया, मजिस्ट्रेट ने डिसाइड किया कि जो अक्यूज्ड को प्रेजेंट किया गया है कोर्ट के सामने, उस अक्यूज ने ही क्राइम किया है। तो जजमेंट पे वो सिर्फ ये लिखते हैं कि अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मर्डर का ऑफेंस हुआ है तो अक्यूज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। लेकिन उसको सजा कितनी देनी है? अगर हमारे बीएनएस में सजा अगर 10 साल की मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड है और अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सकती है, तो उसे कितनी सजा देंगे ये अभी जजमेंट में डिसाइड नहीं हुआ है। उसकी उसी लिए ये सेंटेंस प्रोनाउंसमेंट की स्टेज रखी जाती है, जहां पे सेंटेंस बार्गेनिंग भी होती है। अक्यूज के साइड से जो एडवोकेट होते हैं वो ये बताते हैं कोर्ट को कि योर लॉर्डशिप, अक्यूज जो है वो हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, हार्ड एंड क्रिमिनल नहीं है, उसने इसके पहले कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो इसे बहुत हार्श सजा ना दी जाए, सो दैट उस अक्यूज को रिफॉर्म किया जा सके। ओके, इसीलिए ये प्रोसीडिंग में को हम सेंटेंस बार्गेनिंग की प्रोसीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस बार्गेनिंग होने के बाद मजिस्ट्रेट जो है वो सेंटेंस प्रोनाउंस कर देते हैं कि एक्चुअली कितनी सजा मिल रही है, कितना फाइन आपको देना है, क्या सजा के साथ आपको फाइन भी देना है, ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। अब देखिए, सेंटेंस जब प्रोनाउंस हो जाती है तो उसके बाद अक्यूज्ड का अपील का राइट जनरेट होता है। अक्यूज्ड यहाँ पे अपील कर सकते हैं, जो अपीलेट कोर्ट होगा वहां पे। ओके, अब देखिए, हो सकता है बहुत सारे डिसीजंस पे अपील का राइट ना हो। जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कोई कोई ऑर्डर हो सकता है अपीलेबल हो, कोई डिसीजन हो सकता है अपीलेबल हो, कोई डिसीजन हो सकता है अपीलेबल ना हो। तो जो डिसीजंस अपीलेबल नहीं है उन पे क्या रेमेडी है अक्यूज के पास, अक्यूज क्या कर सकता है? अब तो देखिए, ऐसी सिचुएशन में रिवीजन का राइट आता है अक्यूज के पास। जो ऑर्डर या जो जजमेंट्स अपीलेबल नहीं होते वहां पे रिवीजन फाइल की जा सकती है। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिवीजन का राइट, अगर आपको याद होगा तो जब हम गिल्टी प्ली करता है अक्यूज, उस टाइम पे हमने देखा था कि अपील की राइट एग्जॉस्ट हो जाती है, लेकिन रिवीजन हमेशा अवेलेबल रहता है। वैसे ही यहाँ पे भी जिन ऑर्डर्स के अगेंस्ट या जिन जजमेंट्स के अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है, वहां पे रिवीजन का राइट अभी भी है। रिवीजन कौन से कोर्ट्स एक्सरसाइज करते हैं? हम जब सिविल कोर्ट्स में देखते हैं तो वहां पे रिवीजन सिर्फ हाई कोर्ट के पास होता है, रिवीजन का राइट। लेकिन जब हम क्रिमिनल ट्रायल की बात करते हैं तो यहाँ पे हाई कोर्ट और साथ ही साथ सेशन कोर्ट, इन दोनों के बाद रिवीजन का राइट होता है। अब रिवीजन होता क्या है? देखिए, जो हायर कोर्ट्स होते हैं, सेशन जज और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स में सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। और उनका ये जिम्मेदारी होता है कि लोअर कोर्ट्स में प्रोसीडिंग सही तरीके से हो, जो जजमेंट्स आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का एरर ना हो। अब अगर जजमेंट में किसी प्रकार का एरर है तो ये हायर कोर्ट्स जो होते हैं, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, ये उस जजमेंट को अपने पास कॉल करवा सकते हैं। एज इन लोअर जुडिशरी में जो भी केस चल रहा होगा, जो भी जजमेंट आया होगा, उसको कॉल किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जो अक्यूज्ड है वो भी एप्लीकेशन लगा सकता है रिवीजन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने के लिए इन कोर्ट्स के पास। तब ये कोर्ट्स अपने रिवीजन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं और अक्यूज के खिलाफ जो भी जजमेंट आया है उसको चेक करते हैं कि उस जजमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एरर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं है, जिसको लोअर कोर्ट ने इग्नोर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैटर जो है, अगर केस जो है सेशन जज के पास ही चल रहा था, तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट रिवीजन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के तो नीचे ही आता है सेशन जज। एक चीज इंपॉर्टेंट है रिवीजन से रिलेटेड, कि जब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स की बात होती है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स वो ऑर्डर्स होते हैं जो प्रोसीडिंग, जब केस चल रहा है उसके बीच में टेम्पररी नेचर में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोसीडिंग के दौरान जरूरत थी कि जो कंप्लेनेंट आया हुआ है कोर्ट के पास, उसको कोई रेमेडी दी जा सके टिल द टाइम मैटर इज डिसाइडेड, तब तक के लिए जो रेमेडी दी गई है उसके अगेंस्ट
रिवीजन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। इससे ऐसी रेमेडी को हम बोलते हैं इंटरलोक्यूटरी रेमेडी या इंटरिम ऑर्डर्स जो कोर्ट पास करती हैं। ठीक है, अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है जो टेम्पररी नेचर का है, उसके अगेंस्ट रिवीजन जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं की जा सकती हायर कोर्ट के द्वारा। अब देखिए, रिवीजन के बाद भी अगर रिविजनल कोर्ट ने सेशन जज या हाई कोर्ट ने जो लोअर जुडिशरी का जो डिसीजन आया है उसको अपहोल्ड किया है, उसके बाद क्या राइट है? क्या अक्यूज सेकंड अपील के लिए जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट अपील के लिए आए या फिर रिविजनल जुरिस्डिक्शन के पास आए। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल ट्रायल में सेकंड अपील से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है। सेकंड अपील नहीं किया जा सकता, फर्स्ट अपील के बाद कोई रेमेडी नहीं है, एक्सेप्ट वन रेमेडी दैट इज अप्रोचिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट को राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कस्टोडियन कहा जाता है ना, हाईएस्ट अथॉरिटी है देश की इन टर्म्स टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कैसे करोगे? सेकंड अपील तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर किया जाता है, जिसमें मल्टीपल आर्टिकल्स दिए हुए हैं। अब फ्यू ऑफ देम आर आर्टिकल 134। आर्टिकल 134 में जो लोअर कोर्ट होता है दैट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हाई कोर्ट लोअर ही हुआ। हाई कोर्ट को अगर लगता है कि ये ऐसा मैटर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मैटर लाना जरूरी है, तो हाई कोर्ट एक सर्टिफिकेट देगा टू अपीयर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उस सर्टिफिकेट को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में अपीयर कर सकते हैं, अक्यूज अपना केस सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकता है। द अदर थिंग इज एसएलपी। आर्टिकल 136 में एसएलपी की बात की गई है। अब ये होता क्या है, एक क्विकली इसको समझ लेते हैं। एसएलपी मतलब होता क्या है? स्पेसिफिक लीव पिटिशन। यहाँ पे जब भी जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं, कोई भी ट्रिब्यूनल ले लीजिए, लोअर कोर्ट ले लीजिए, हाई कोर्ट ले लीजिए, जितने भी कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के नीचे आते हैं, उन कोर्ट से रिलेटेड किसी भी प्रोसीडिंग में कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास अपना मैटर लेके जा सकती है, स्पेसिफिक रीजंस ये बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को इस मैटर पे इंटरफेयर करना जरूरी है। वो स्पेसिफिक रीजन आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में जाके दिखाने पड़ेंगे, जिसके लिए एसएलपी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट उस एसएलपी को अलाउ करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मैटर हमें सुनना जरूरी है और उस एसएलपी की एप्लीकेशन को अलाउ करते हैं, तभी वो एसएलपी सुनी जाएगी, अदरवाइज वो उसी स्टेज पे एसएलपी डिसमिस हो जाएगी। अब अगर एसएलपी डिसमिस होती है, अगर एसएलपी अलाउ हो गई तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट मैटर हियर करेगी। अगर एसएलपी डिसमिस हो जाती है ना, तो उसके बाद अगर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अपहोल्ड किया जाएगा, जो भी लोअर कोर्ट का ऑर्डर था वो अपहोल्ड किया जाएगा। यहाँ पे ऑर्डर जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग समझ लेना कि मैं जजमेंट की ही बात कर रहा हूँ। वो बोलते बोलते काफी बार मैं ऑर्डर बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं जजमेंट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एसएलपी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है। एक देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डिसीजन को दे दिया और उस डिसीजन को अपहोल्ड कर दिया, कौन से डिसीजन को? जो लोअर कोर्ट का डिसीजन था, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट का जो डिसीजन था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया, तो अब कौन सी रेमेडी है? अब यहाँ पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक लास्ट रेमेडी बचती है जिसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव पिटिशन। अब क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है? जब भी किसी जजमेंट में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है ना, कोई ऐसी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने भी मिस कर दी, जजमेंट देते वक्त सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में भी वो बात नहीं आ पाई कि बहुत ही ज्यादा अन्याय हो गया अक्यूज्ड के खिलाफ या विक्टिम के खिलाफ, तब एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है यूजिंग आर्टिकल 145D ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे एक आखिरी रेमेडी है, वो कोर्ट्स के सामने, जब क्यूरेटिव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ही फाइल की जाती है। सपोज करिए क्यूरेटिव पिटिशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको रेमेडी देने से मना कर दिया, जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ उसके फेवर में डिसीजन देने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब क्या कर सकते हैं? तब कोर्ट्स के पास आपके पास कोई भी रेमेडी नहीं है, आप कोर्ट के सामने आपकी पूरी रेमेडीज एग्जॉस्ट हो गई है, समझिए। एज इन अब आप कोई ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने और लोअर कोर्ट के सामने तो किसी प्रकार से जाग ही नहीं सकते। तो एक आखिरी रास्ता आपके पास बचता है, जो कि है मर्सी पिटिशन का। अब देखिए, मर्सी पिटिशन होती क्या है? मर्सी पिटिशन को कई बार क्लीमेंसी पिटिशन भी कहते हैं, जिसमें जो अक्यूज होते हैं, आपने देखा होगा जैसे जब सुप्रीम कोर्ट भी अक्यूज के किसी भी प्ली को मानने से मना कर देते हैं, तो अक्यूज के पास एक आखिरी रेमेडी आती है जिसे हम कहते हैं मर्सी पिटिशन, जो कि फाइल किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने। ओके, मर्सी पिटिशन में आप बेसिकली अक्यूज्ड प्रेसिडेंट से गुहार लगा रहे होते हैं कि हमारी सजा कम कर दीजिए या हमें माफ कर दीजिए। इसे ही हम क्लीमेंसी पिटिशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जब सीआरपीसी ऑपरेटिव था, तब इस क्लीमेंसी पिटिशन के अगेंस्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। एज इन क्लीमेंसी पिटिशन में अगर प्रेसिडेंट ने अक्यूज्ड की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता था अक्यूज्ड वापस, है ना। एक टाइप से आप समझ रहे होंगे कि कैसे गोल चक्कर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, फिर आप प्रेसिडेंट के पास गए, फिर प्रेसिडेंट ने वापस मना कर दिया, तो वापस सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ना, ये जो प्रोसेस है, इसको अब बीएनएसएस में हटा दिया गया है, स्पेसिफिकली हटाया गया है। और तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है बीएनएसएस में कि मर्सी पिटिशन में अगर प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लिया है, उसका फर्दर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। तो ये हमने लगभग पूरा पोस्ट ट्रायल भी समझ लिया है कि ट्रायल जब खत्म होता है, जजमेंट जब आ जाता है, उसके बाद कौन कौन से स्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा जो स्टेजेस हमने समझे, ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई हूं। अगर आपको समझ में नहीं आई हैं तो प्लीज कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश